एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूं, डॉग को हटा के मैं कहूं कि दे प्ले क्रिकेट, मैंने यहां दे के साथ प्ले क्यों लगाया? क्योंकि दे प्लुरल सब्जेक्ट है, और जब वर्ब में कुछ भी हम नहीं पुट करते तो वो प्लुरल होता है। तुमको कितनी बार बोला है ना कॉल नहीं करने के लिए? बार बार कॉल किस लिए कर रही थी? आग लगी थी क्या? घर जल गया किसी का? अब निगेटिव में क्या होता है याद रखना, जितना मैंने रूल बताया था ना वो एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था, पहले वाले के लिए था। राम आम खाता है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, सीता स्कूल जाती, इन सबों के लिए। लेकिन जैसे ही निगेटिव और इंटेरोगेटिव में आएंगे ना तो वो फंडा नहीं चलता। अब देखो इसमें क्या है, निगेटिव और इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, याद रखिएगा। अब कैसे वो देखिए, मैं कहूं ही, हाँ, अब डू और डज कहां लगता है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है ना? तो पहले मैं वही बता देता हूं आप लोगों को। देखिए बच्चों को कुछ पता ही नहीं है तो सब चीज तो बताना पड़ेगा ना। क्या? और ये बोतल तुम्हारे सर पे मार दूं तो तू कैसा रहेगा? क्लास डिस्टर्ब मत कर। डू और डज ये केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। डू हमेशा प्लुरल सब्जेक्ट के लिए लगता है, जैसे आई, यू, है ना, दे, वी, बॉयज, कैट्स, इस तरह से जो प्लुरल सब्जेक्ट होते हैं उसमें डू लगता है। और जो भी सिंगुलर होगा, जैसे बेटा ही, शी, इट, कोई भी नेम हो सकता है, या कोई भी एक चीज, कैट, कोई एक कैट, या डॉग कोई एक डॉग, तो उसके लिए डज लगता है। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है? अब मैं कहूं राम आम नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता है, तो पहले सब्जेक्ट है, फिर डू या डज है, फिर नॉट है, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इसलिए हमको देखना होता है कि उसी हिसाब से छोटे बच्चे क्यों लिखते जाएंगे तो उनका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो राम आम नहीं खाता, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। राम आम नहीं खाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वाह शाबाश। तो पहले हम राम लिखते हैं, यसिका। अब बेटा आप बताओ, राम के साथ यहां से देख के बताओ, डू लगेगा या डज लगेगा? क्या लगेगा? हाँ, डज तो लगेगा। समझ में आया डज क्यों लगेगा? छोटी कुर्सी लाके बैठ जा, उधर ही चले जा, पीछे जा, वहां मत बैठो तुम, वहां मत बैठो, या तो उधर आके लाइन में आ जाओ। तुमको कर रहा हूं, कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो। राम आम नहीं खाता है, अभी नहीं बोल रहा मैंने बोलने के लिए, बोला ही नहीं बोलने के लिए तुमने। तो राम यहां सिंगुलर है, डज सिंगुलर के साथ लगता है, और डू के साथ, मतलब प्लुरल के साथ डू लगता है। तो राम सिंगुलर है या प्लुरल है? सिंगुलर है, तो राम के साथ डज लगेगा। अब डू और डज में से ले लिया, उसके बाद सबके साथ नॉट लगता है तो सबके साथ नॉट। और ऑब्जेक्ट राम आम नहीं खाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा इसी का? इसमें राम आम नहीं खाता, ऑब्जेक्ट क्या होगा? मैंगो। मैंने वर्ब नहीं लगाया क्या? सॉरी, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो खाने की इंग्लिश इट होती है, डज नॉट के बाद केवल इट लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट है मैंगो तो मैंगो।
उसके बाद वह घर नहीं जाता है। ही, अभी कोई बोलेगा नहीं, मैं कुछ सेंटेंस लिख देता हूं। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है। हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। ठीक है। राम हो गया। सीता डांस नहीं करती है। ठीक है। हर्ष पढ़ाई नहीं करता है। इतना पागल थोड़ी है, हर्ष खेलता नहीं है, पढ़ाई तो करता ही है। ठीक है। अब मुझे नहीं पता डू लगेगा या डज लगेगा। ठीक है। और आप लोग की गुद्दी पे मारने के लिए मैं आ गया हूं, एक एक से पूछता जाऊंगा। देखिए वहां पे सेंटेंस को ध्यान से, ये इधर जो मैंने लिखा है ये सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को देख के आपको ये पता लगाना है कि वो सिंगुलर है या प्लुरल है। अगर सिंगुलर है, और यहां पर हेल्प के लिए डू डज का बॉक्स भी दे रखा है। अब तुम बताओ, ही डैश नॉट गो टू होम, इसमें डज लगेगा या डू लगेगा? मारूंगा नहीं, चिंता मत करो, बोल। हाँ, अरे तुम उस बोर्ड के उस पार जा सकते हो। मेकअप वुकअप कर रही है ना, वीडियो में भी आएगा, देख लो। पहले वाले में डू लगेगा या डज लगेगा? थोड़ी चीटिंग ही कर ले, बॉक्स में तो लिखा हुआ है। तो नेगेटिव समझ गए? समझ में आया? घर पे प्रैक्टिस करना हो, वीडियो रहेगी वहां पे। तो जब कभी भी सब्जेक्ट हमारा ही, सीता या हर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, तो हम यहाँ पर डज लगाएंगे। सीता एक है, हर्ष भैया भी एक है, और कोई एक लड़का है वो है तो वो भी एक, इसलिए डज लगा दिया। और दे की बात करें मतलब वे लोग, बहुत सारे लोग, तो यहाँ डू लगेगा क्योंकि प्लुरल हो गया। और वी मतलब हम लोग, तो वो भी बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर भी हमने डू लगाया। समझ में आ रहा है बात आप लोग को, सबको? बढ़िया। अब हम क्या करेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो यहां पर आपने देखा होगा कि हम लोग को दो कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, कि अगर एफर्मेटिव सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगा रहे थे, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगा रहे थे। ठीक है। आपको ये भी सुनने सीखने को मिला कि इंटेरोगेटिव, निगेटिव बताया ना मैंने, कि निगेटिव मतलब राम आम नहीं खाता है, सीता गाना नहीं गाती है, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, है ना? तो सिंगुलर के साथ तो हमने डज लगाया था, और प्लुरल के साथ डू लगाया था। अब सेम जो मैंने निगेटिव में सिखाया था ना, कि सिंगुलर के साथ डू और प्लुरल के साथ, सॉरी, सिंगुलर के साथ डज और प्लुरल के साथ डू, उसी तरह इंटेरोगेटिव में भी होगा। इंटेरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन करना। अब देखो वो कैसे होगा। देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ही हम डू या डज लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ठीक है। कुछ स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे ना तो सेंटेंस में हाफ नंबर दे देंगे, उसमें से मैं भी हूं। क्या यश क्रिकेट खेलता है? मैं बोलूं क्या मोहन बांसुरी बजाता है? नहीं। क्या वे लोग टहलते हैं पार्क में? क्या वे लोग पार्क में टहलते हैं?
अभी मैं समझाऊंगा, बीच में मत बोलिए। क्या तुम स्कूल जाते हो? इस तरह बहुत सारे बन जाएंगे, ज्यादा मैं बताना नहीं चाहता, आपको समझाना मेरा पर्पस है। नहीं, हाथ नीचे करिए नहीं तो काट देंगे। ये इसमें तुम्हें पूछना है यार, नहीं गए तुम क्या? अरे इंग्लिश सीखो, हिंदी सीखे क्या करें। क्या यश क्रिकेट खेलता है? देखो स्ट्रक्चर देखो, अब क्या की इंग्लिश डू या डज होगी, ठीक है? तो हमें ये देखना है तुम यहाँ क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। सैटरडे फ्राइडे को मत लेके आओ, ये बोर हो जाएगा बिल्कुल। क्या यश क्रिकेट खेलता है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से हम देख लेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से डू या डज लगेगा, ठीक है? तुम खड़े हो जाओ, तुम मी, हाँ तुम। क्या यश क्रिकेट खेलता है, इसमें यश सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? प्लूरल। तो आगे आओ, प्रसाद लो। यश सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ डज लगता है, लगाते थे ना, तो पहले लगा देंगे डज, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें? यस, यश लिख दिया हमने, बहुत बढ़िया। उसके बाद वर्ब क्या है? खेलना है ना वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो प्ले, प्ले मतलब खेलना, ऐसे लिख दिया। और क्या खेलता है? क्रिकेट, वो ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट लगा दिया। और लास्ट में है ना क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही मत भूलना, कुछ टीचर है ना क्वेश्चन मार्क का आधा नंबर काट लेते हैं। क्या वे लोग पार्क में टहलते हैं? यशिका बेटा आप अब बताओ, वे लोग की इंग्लिश पता है क्या होता है? दे। आ जाओ आगे, आ जाओ मेरे पास। क्या वे लोग पार्क में टहलते हैं, है ना? तो वे लोग की इंग्लिश दे होती है। दे बेटा सिंगुलर होता है या प्लूरल? नहीं, एक से अधिक होता है ना, दे मतलब मोर देन वन पीपल, ओके, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो अगर प्लूरल हो तो हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? डू लगाएंगे ना, तो क्या लगाएंगे, पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बोलो? डू, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट होगा ना हमारा, सब्जेक्ट इसमें क्या है? वे लोग ही सब्जेक्ट है। वे लोग की इंग्लिश मैंने क्या बताई आपको? दे, डू, दे। उसके बाद वर्ब, वर्ब टहलने की इंग्लिश क्या होती है? वॉक। डू दे वॉक पार्क में? इन द पार्क। समझ में आया? जाओ। क्या तुम स्कूल जाते हो? बताओ, क्या लगाएंगे? तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू, बिल्कुल सही। तो यू बेटा सिंगुलर होता है या प्लूरल? बताओ, प्लूरल या सिंगुलर? सिंगुलर, प्लूरल बोलना है ना, यू हमेशा प्लूरल होता है, तो प्लूरल के लिए डू लगाएंगे या डज? बेटा प्लूरल के लिए डू लगाते हैं ना, डज तो सिंगुलर के लिए लगाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? डू यू। उसके बाद जाने की इंग्लिश गो होती है ना, डू यू गो टू। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या स्कूल है ना, तो स्कूल लिखेंगे। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका हो गया। हमने एफर्मेटिव सिखा दिया आपको, निगेटिव नॉट वाला, डू नॉट डज नॉट वाला, और इंटेरोगेटिव भी सिखा दिया, जो कि पहले डू या डज लग जाता है जो सामने। यह है छोटे बच्चों वाली चीजें। आपको यह पता चल गया कि अगर एफर्मेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लगाना है ना?
अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा देते थे, और अगर प्लूरल आई यू दे वी, अगर इस तरह का अगर प्लूरल सब्जेक्ट था तो हम क्या करते थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब आई के साथ गो, यू के साथ इट, सिंपल सिंपल रख देते थे, सेंटेंस बन जाता था। याद रखना हमेशा एक बात कि जब भी आप निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट का, तब हमको केवल हर बार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। देखा मैंने बताया था ना, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज नॉट प्लेज क्रिकेट तो नहीं बोला ना, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। डज यस प्ले क्रिकेट, मैंने डज यस प्ले कहा है, प्लेज तो नहीं कहा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। समझ में आया? आ जाएगा, चिंता मत करो, 2-3 बार वीडियो देखना घर पे, और नहीं समझ आएगा तो फिर भी मैं समझाऊंगा। अब मान लो देविता दीदी कि अगर भोले बाबा के मंदिर में गए और एक बार में रगड़ने में चंदन नहीं बाहर आया, तो ऐसा तो ले जाओ भोले बाबा अपना देख लो, हम तो चंदन ना लगाते, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। ध्यान देना बड़े बच्चे सारे, छोटे बच्चे भी ध्यान दो, छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। हम लोग कुछ स्पेशल रूल्स कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, स्पेशल रूल्स। जो भी आप हायर 10th में, 9th में, 8 में, हाँ बिल्कुल 6th में, और कंपटीशन में जब हम लोग ग्रामर से या सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप ये जानेंगे तब कर पाएंगे। वहां पे डज नॉट और डू नॉट से काम नहीं चले। पहला, हाँ कोई परमानेंट, अरे परमानेंट लिख देते हम, हाँ मतलब क्या, स्थायी काम जो फिक्स है, परमानेंट है वो, ठीक है। कोई भी प्रेजेंट का परमानेंट वर्क होता है तो उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब देखो कैसे, जैसे मैं कहूं हिज फादर वर्क्स इन अमेरिका, मतलब उसके पापा अमेरिका में काम करते हैं, या सेंस को समझने की कोशिश करिएगा। अभी जब वो ये सेंटेंस बोला जा रहा है या मैं बोल रहा हूं, तब उसके पापा अमेरिका में काम कर रहे हैं, इसको मुंह बंद करने लिखो, ठीक है, अमेरिका में काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप इस स्ट्रक्चर को देखो, हिज फादर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके पापा एक ही पापा है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, हमने एस लगा दिया वर्क में, और अमेरिका तो हमने ये ऑब्जेक्ट हो गई, काम खत्म। ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी परमानेंट वर्क हो रहा है, मतलब परमानेंट मतलब आज काम कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, इसका मतलब उनका जॉब है, ये नहीं है ना कभी काम कर रहे हैं 2 मिनट के बाद है ना उनको रॉकेट से उड़ा दिया जाए, ऐसा तो होगा नहीं, काम तो करते रहेंगे ना। तो ये परमानेंट वर्क है, इसलिए हमने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जब कभी भी आप जीवन में इंग्लिश बोलोगे, ठीक है, या लिखोगे, तो किसी भी तरह के परमानेंट वर्क के लिए आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेंस कुछ भी बनता हो, हिंदी कुछ भी लिखी है, कोई माई का लाल उसको ग्रामर में काट नहीं सकता। दूसरा, आई स्टडी इन दिस कॉलेज, ठीक है। आई बेटा प्लूरल है, इसलिए स्टडी में एस एस, देखो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो हमने ये प्लूरल वर्ब भी लगाया है। वर्ब में एस एस नहीं लगाते हैं तो प्लूरल होता है ना, पता है। तो आई स्टडी इन दिस कॉलेज मतलब मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, ऐसा थोड़ी कल मेरे को कोई 2-4 गुंडे उठा करके फेंक आएंगे कॉलेज के बाहर, है ना, मतलब पढ़ते रहेंगे ना हम उसी में।
आज पढ़ रहे हैं तो परमानेंट काम है, हम अभी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसलिए इस तरह का काम जैसे कह सकते हैं माय फादर, माय मदर को हमेशा पापा की बात करोगे तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी। माय मदर वर्क्स इन दिस हॉस्पिटल, मेरी मम्मी इस हॉस्पिटल में काम करती है। अब हॉस्पिटल में काम करती है, ऐसा थोड़ी है कि दादी कल काम करना बंद करा देगी, काम करते रहेंगे। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि परमानेंट वर्क किस टाइप से होगा, समझ रहे हो ये सीखा आप। जो भी हम परमानेंट वर्क करते हैं, किसी स्कूल में पढ़ना हो, किसी ऑफिस में काम करना हो, जैसे मैं टीचिंग आपको कर रहा हूं तो मेरा परमानेंट वर्क है ना, मेरा पेट इसी से चलता है। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें क्या होंगी, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करेंगे, ठीक है। और एक बहुत ही उल्लास की बात है, हर्ष की बात है, दूसरा रूल है बेटा, ध्यान देना छोटे बच्चे भी, ठीक है ना। आप लोग केवल उम्र में छोटे हैं, ठीक है, अभी भी पबजी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दोगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी सच्चाई, आगे आ जाओ ना बाबू, थोड़ा नहीं दिख रहे हैं तो कुर्सी पे बैठ जाओ पीछे जाके। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है ऐसी सच्चाई जिसको कोई झुठला नहीं सकता, प्रूव चीज, प्रूव्ड। अब जैसे मैं कहूं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है, अराउंड करती है, कुछ भी रिवॉल्व भी कर सकते हैं, रिवॉल्व तो अच्छा वर्ड है, मूव भी लिख सकते हैं। तो अर्थ के चारों तरफ, सॉरी, सन के चारों तरफ अर्थ मूव करती है, घूमती है, ये तो फिक्स है ना, ये तो पता है, इसको कोई भी नहीं काट सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। सबसे बड़ी सच्चाई, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। हाँ जी, मैं बता रहा हूं, मैंने गलती कर दी, गलती से छूट गया होगा, और क्या, दोनों बार आएगा। देखो यहां पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कभी भी हम झुठला नहीं सकते, ठीक है ना। अब सूरज पूरब में उगता है तो उगता है भाई, आप रोक लोगे, मैं भी नहीं रोक सकता। जलना है क्या, देखो तो 45 डिग्री में ऐसे ही जल गए हम लोग। आप सेंटेंस पर गौर करो, द अर्थ, अर्थ सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है ना, अर्थ तो एक ही है कि नहीं, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है। अरे हो जाता है, स्पेलिंग गलत नहीं, मैं हड़बड़ी में ऐसा ही लिख देता हूं, आप लोग टोक दीजिएगा, बहुत अच्छा किया। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने मूव जो हमारा वर्ब है वहां पे क्या किया है, एस लगा करके इसको भी सिंगुलर वर्ब बनाया है ना, और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट तो है ही। जैसे ही टेंस खत्म होगा ना, आप अपना बुक एक्सरसाइज खोलिएगा, और जहां कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए कि आपसे ना बने, और अराउंड द सन, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, सन के चारों तरफ, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हमने सेंटेंस को बनाया है, ठीक है। अगर मैं सन की बात करूं, द सन की बात करूं, तो ये भी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही सन होता है ना, तुमने दो देखे हैं, ऐसे दो नहीं देखे, हमने तो 10 देखे हैं, एक ही देखा है तुमने, एक ही काफी है वैसे। राइजेस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो राइज मतलब उगना, हमने एस लगा दिया ना, क्यों लगाया, इसको सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है। और इन द ईस्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहां पे चलो, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट यही रह गया, सेट्स डूबना, डूबने की इंग्लिश सेट होती है, तो ये भी सिंगुलर ही वर्ब हो गया, और इन द वेस्ट ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें कंजंक्शन का फंडा बाद में बताएंगे। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में आ गया, कोई भी ऐसी सच्चाई
जो प्रूव्ड है, आपको लगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब लोग जिसको मानते हैं। अब तुम कहो ना कि सर आई एम इंटेलिजेंट, तो ये तुम मानते हो ना, हो सकता है कि आपके पड़ोसी ना मानते हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता, ठीक है ना। सॉरी, मैं अनुप्रिया के लिए बोल रहा था, तो है कि नहीं अनुप्रिया। अब तुम बोलोगे आई एम इंटेलिजेंट, मैं तो मानता नहीं, अब तुम्हारे मानने से क्या होता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ क्या। आप लोग को कॉमेडी लग रही होगी, लेकिन मैं है ना आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक है। लेकिन सूरज का उगना और डूबना सब मानेंगे ना। जो आपका पड़ोसी होगा ना, वो भी कहेगा नहीं 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, सूरज पूरब में ही उगता है और पश्चिम में ही डूबता है ना। तुम्हारे घर में पश्चिम में तो नहीं उगता सूरज। अच्छा, आगे देखते जाइए। मुझे कोई बच्चा टाइम याद दिला देगा तभी क्लास रुकेगी, नहीं तो 6 बजे तक भी क्लास चलती बढ़ती चली जाएगी। आप लोग सुनने के लिए तैयार रहे, हम तो लगातार क्लास बोलते रह जाएंगे। देखिए, तो हमने कौन से दो रूल पढ़ लिए, परमानेंट एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब कि शाश्वत सत्य। लो भाई, चल। उसके बाद तीसरा रूल जो है उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट की कोई हैबिट। याद रखिए, हैबिट के ऊपर इतने रूल हैं टेंथ में ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो अभी की आपकी आदत है, हैबिट मतलब उसको कहते हैं जो हम बार बार करते हो। 10 बजे सो के उठना, 2 बजे तक फोन पे पबजी खेलना, है ना। मम्मी कहेगी रोटी खा लो, आप कहोगे कि 10 कुरकुरे ला दो। ये हैबिट है आजकल के बच्चों की, ऐसा ही तो है ना। भाई बहन ने कुछ बोल दिया, दांत तोड़ दो, है ना। ज्यादा बोल लिया तो पटक दो छत पर से। ये तो हम लोग नॉर्मल है, ये तो हम लोग करते ही। गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, ये लाइव डेमो है यहाँ पर। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये दोनों बच्चे इतने घुले मिले हैं ना कि अगर एक दिन ये ना रहे या एक दिन वो ना रहे ना, तो दोनों बैठ के कोने में रोएंगे। इसको तो अपने साथ ही ले जाइए। देखिए, तो प्रेजेंट की हैबिट, अगर मैं कहूं बेटा प्लीज डोंट, ही नो ध्यान दीजिए, दो सेंटेंस मैंने लिखे, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। याद रखिएगा, अगर मैं कहूं ही वॉक्ड इन द मॉर्निंग, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग मतलब कि वह सुबह में टहलता है, ठीक है। अगर या लिखा जाए ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, वो सुबह में टहलता है, मतलब ये उसकी अभी की आदत बता रहा है। जिस समय सेंटेंस बोला जा रहा है उस दिन की सुबह में भी वो टहला था। हाँ बिल्कुल, प्रेजेंट की कोई भी जो आदत या हैबिट है उसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं, ठीक है। मैंने सबसे नीचे लिखा ही वॉक्ड इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलता था। और वो सुबह में टहलता था, अगर मैं कहूं कि साक्षी 2 किलो आम खाती थी, मान लो, तो इसका मतलब अभी नहीं खाती है, बिल्कुल, वो पास्ट की आदत थी। अब साक्षी तो आम ही नहीं खाती, ठीक है। जैसे कोई मुझे कह दे कि नहीं, कोई बच्चा कहता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना तुरंत जोश में आ जाते हैं, मैंने कल ही एक ट्रक पलट दिया, है ना, और वो भी एक झापड़ मार के।
तो क्या है ना, तो ये फेंकने वाली बात हो गई। तो जो भी प्रेजेंट की हैबिट होगी हम उसको पास्ट में नहीं लिखेंगे, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस, आदत बताने के लिए कहते हैं ना। तो मैं कहूंगा कि ही रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है पता है, कि उसको आदत है हर दिन सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की। आदत थी नहीं, आदत है, मतलब कि अभी भी है, ये प्रेजेंट की हैबिट। तुमको ये सीखा समझ में आ रहा है? जिसको जैसे हाँ, तुम्हारे भाई को 3 साल पढ़ाया मैंने यूडी को, 3 साल। यूडी यूडी फाइट्स विद मी, मतलब पता है क्या, यूडी को आदत है, उत्कर्ष दवास, यूडी शॉर्ट फॉर्म है उसका, उत्कर्ष दवास को आदत है मुझसे लड़ने की। कैसे का बोलेगी, और इसका वो खींच के तमाचा घुमा के मारेगी उत्कर्ष भैया। यहाँ पे नेशनल में जूडो कराटे का है ना चैंपियन है, नेशनल चैंपियन है इसका भाई, ठीक है ना। लेकिन इसके झापड़ों को नहीं बर्दाश्त कर सकता।